चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं ना, लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट, ये जो है ये आपके बेस होते हैं, ये आपके बेस होते हैं सारे के सारे रीडिंग पे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे ठीक, वरना आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये पूरा दिखाई देगा ना एक उसमें। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 26 में? इन अ स्पीशीज ऑफ गीको, ठीक है ना, गीको, मेल आर पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, मेल आर पॉलीमॉर्फिक सच दैट सम मेल्स आर येलो एंड सम मेल्स आर व्हाइट। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कुछ मेल व्हाइट होते हैं, कुछ येलो होते हैं। A student hypothesized that body color is a signal of aggression, कि इसमें सिग्नल ऑफ एग्रेशन है बॉडी कलर गीको में, ठीक है, ये जो एनिमल है। टू टेस्ट दिस he measures aggression in yellow and white males। दो तरह के मेल है, एक येलो है एक व्हाइट है। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाले येलो है, जिसके पैरेलल मैंने येलो लाइन डाली है, ये येलो है, ठीक है, ऑफ दिख रहा होगा। और ये व्हाइट है, अगर दिख रही हो लाइन तो, व्हाइट दिखेगी नहीं इस पे। मैं इसको क्या करता हूँ, व्हाइट के बजाय मैं इसको स्काई ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखो, है ना। तो इस तरह का दिखाया हुआ है। अब आगे क्या कहता है फटाफट। He also measure the body size in every individual he test. He plots the data in the following way. Yellow males solid line जो मैंने दिखाया है, yellow male solid line and fill dots, ये solid line वाली yellow है। White males dash line and open dots, ये वाले dash line and open dots। Which one of the following statement is correct based on these data? अब देखो अगर आप इस डाटा को पढ़ोगे ना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्रिटिकोलॉजी इवोल्यूशन। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है, एग्रेशन लेवल, और एक्स एक्सिस में क्या है, बॉडी साइज। तो अगर मैं व्हाइट मेल के लिए इस बात को जज करूं, ठीक है, अगर मैं व्हाइट मेल के लिए इस बात को जज करूं, तो ये तो फ्लैट लाइन आ रही है, तो इसमें तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है। एग्रेशन कांस्टेंट है, बॉडी साइज बढ़ रहा है तो भी एग्रेशन कांस्टेंट है। समझ में आई कि नहीं बात? बॉडी साइज अगर बढ़ रहा है तो भी एग्रेशन कांस्टेंट है, किसमें, जो मेरे व्हाइट मेल थे, जो मेरे व्हाइट मेल थे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ ये देखूं कि जो मेरा येलो मेल है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बॉडी साइज के साथ साथ एग्रेशन बढ़ रहा है, तो देखो ना ऐसे, ऐसे अगर आप करोगे ड्रॉ इसको, तो यहाँ पे क्या है, बॉडी साइज के साथ साथ एग्रेशन बढ़ रहा है, ये येलो वाली लाइन के लिए अगर आप देखो, ठीक है। तो अगर ज्यादा बॉडी साइज है तो एग्रेशन भी ज्यादा है, यू कैन सी हियर। ये क्लियर समझ में आ रहा है ग्राफ, कि अगर बॉडी साइज ज्यादा है तो एग्रेशन भी ज्यादा है, किसमें, येलो वाले में। लेकिन व्हाइट वाले में कांस्टेंट है, व्हाइट वाले में एक लाइन सीधी जा रही है ऐसे, तो वो कांस्टेंट है। व्हाइट वाले में जो है लाइन एकदम सीधी है ऐसे करके, तो वो कांस्टेंट है, वो बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। एग्रेशन जो लेवल है वो सेम है, बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है, एग्रेशन लेवल फिर भी सेम है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट। ये क्या इस ग्राफ को रीड कर पाए सब? जैसे मैंने बताया कैसे रीड करना है, कि जो येलो वाला है उसमें एग्रेशन जो है बढ़ रहा है बॉडी साइज के साथ, लेकिन एग्रेशन लेवल जो है कांस्टेंट है बॉडी साइज के साथ, किसमें, व्हाइट वाले में। तो बस अब क्या रह गया, अब तो इस क्वेश्चन का जो है हो गया काम, इस क्वेश्चन का अब काम हो गया। ध्यान से देखो इसको जरा, इस क्वेश्चन का अब काम हो गया। तो क्या कह रहा है, ऑल येलो मेल्स आर मोर एग्रेसिव देन व्हाइट मेल्स। ये तो गलत है भाई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कह रहा है बॉडी साइज, लाल ले लेते हैं, कह रहा है बॉडी साइज कोरिलेटेड विद एग्रेशन मेल इन ऑल मेल। नहीं, व्हाइट वाले में कहां कोरिलेट कर रहा है, बॉडी साइज कोरिलेट, एक मिनट, कह रहा है बॉडी साइज कोरिलेट विद एग्रेशन इन येलो मेल ओनली। ये बिल्कुल सही जवाब है, सी, क्योंकि येलो मेल में ही बॉडी साइज के साथ एग्रेशन कोरिलेट कर रहा था। जब बॉडी साइज बढ़ रहा था तो एग्रेशन भी बढ़ रहा था। स्मॉल येलो मेल्स आर मोर एग्रेसिव, गलत है। लार्ज येलो मेल जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, बॉडी साइज कोरिलेट विद एग्रेशन इन येलो मेल्स ओनली। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। कुछ नहीं था, बस डाटा को परसीव करना है आपको, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डाटा को परसीव करना है ठीक से पढ़ के, बस डाटा को रीड करना आना चाहिए आप। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। आज वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 27,
27 भी जो है रीड करते ही आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बस पढ़ना अच्छे से है, ध्यान से। जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा वो ज्यादा क्वेश्चन को ठीक कर सकता है इन टर्म्स ऑफ जब आप गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन का पेपर देते हैं, क्योंकि लेंथ को देख के मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 27 को ये क्या कहता है। कहता है होमिंग पिजन्स, एक वैरायटी ऑफ पिजन्स है होमिंग पिजन, कैन परसीव द पैटर्न ऑफ पोलराइज लाइट। जो आपकी पोलराइज लाइट आती है स्काई से, मतलब डिफरेंट कलर की जो लाइट्स आती है पोलराइज, which depends on the position of the sun related to the earth, वो सन की पोजीशन पे डिपेंड है अर्थ के रिलेशन में। this enable homing pigeon to orient and navigate home if release in any location। अगर आप उसको किसी भी लोकेशन में छोड़ देते हो तो लाइट के पैटर्न को स्टडी करके वो पिजन अपने घर को लौट जाता है, अपने घोंसले को लौट जाता है। दूसरा क्या कहता है, वन कैन रीसेट देयर बायोलॉजिकल क्लॉक इन कैप्टिविटी बाय आर्टिफिशियल कंट्रोलिंग द लाइट कंडीशन। अगर आपको उनको बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उसमें रिदम्स होती है, जैसे दो तरह की रिदम होती है ना, सर्कैनुअल एंड सर्कैडियन। तो जो सर्कैनुअल रिदम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 365 डेज होती है। जो सर्केडियन रिदम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 24 आवर होती है। इस तरह की रिदम्स देखी जाती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो अब क्या है कि आप उसको आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोज करके उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को अल्टर कर सकते हो। वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको तो पता नहीं चलेगा ना, वो तो ये सोचेगा लाइट आ रही है, खत्म कहानी। उसको थोड़े पता आर्टिफिशियल सोर्स से आ रही है या नेचुरल सोर्स से आ रही है। इफ यू एक्लिमेटाइज अ पिजन टू न्यू लाइटिंग साइकिल विद सनराइज एट 6 PM, टाइम उल्टा कर दिया हमने। सनराइज 6 बजे हो रहा है शाम को और सनसेट हो रहा है 6 बजे सुबह। इंस्टेड ऑफ 6 AM सनराइजिंग एंड 6 PM सनसेट, द नेचुरल कर, तो नेचुरल के हमने उल्टा कर दिया, ये ध्यान रखना। द बर्ड विल क्लॉक शिफ्टेड बाय 12 आवर, जो मैंने बताया आपको 12 घंटे का रिदम इसका शिफ्ट हो गया फ्यू डेज। सपोज यू रिलीज द टू बर्ड्स, अ नॉर्मल बर्ड, ठीक है, नॉर्मल बर्ड जो है एन है आपका, उसके लिए तो सेम है, ठीक है, नॉर्मल बर्ड जो है एन उसके लिए तो सेम है। क्यों? उसके लिए तो सुबह सुबह हो रही है और रात को शाम हो रही है। लेकिन एक दूसरा बर्ड है जिसका 12 आवर क्लॉक एडजस्ट हो चुका है सी, उसमें चेंज हो गया। उसके लिए जो रात थी वो सुबह हो गई, जो सुबह थी वो रात हो गई। 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम 6 AM, 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम 6 AM, इन विच डायरेक्शन विल ईच बर्ड फ्लाई, दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मान लो कि मेरा ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे मैंने डायरेक्शन बना ली। बड़े अच्छे और सुंदर क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम के अंदर, ये खासियत है इस एग्जाम। ये मैंने डायरेक्शन बना ली, और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन डिनोट कर ली। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब दो तरह के हैं आपके पास, एक तो नॉर्मल वाला है जिसको मैंने कह दिया बर्ड एन, तो बर्ड एन मतलब नॉर्मल, जिसकी सुबह सुबह होती है शाम को शाम होती है। और एक दूसरा है बर्ड सी, जिसका उल्टा हो गया, बर्ड सी, जिसकी जो क्लॉक अल्टर हो गई, जब शाम हो रही होगी उसको सुबह दिखाई देगी, जब सुबह हो रही होगी उसको शाम दिखाई देगी। बहुत अच्छी बात है। कहता है 6 AM 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम एट 6 AM, ठीक है। मान लो 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम एट 6 AM, तो आपने मान लो जो नॉर्मल बर्ड था, नॉर्मल बर्ड तो क्या था, सुबह यहां से चलता था, जो ग्रीन वाला था नॉर्मल बर्ड सुबह यहां से चलता था, ठीक है। मान लो उसका घर यहाँ है, ठीक है ना। तो वो जब सूरज को देखता था यहाँ से आ रहा है, वो इधर को जाएगा, और जब यहाँ सनसेट हो जाता था तो वापस आ जाता था घर पे, ठीक है। तो उसकी तो एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, ठीक है ना, उसकी तो एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि सुबह सुबह वो किधर को जाएगा, बर्ड सुबह सुबह वो इधर को जाएगा, ठीक है, सन की डायरेक्शन में। और जब खत्म हो जाएगी तो अपोजिट जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी तो नॉर्मल रहेगी 6 AM सुबह, ठीक है, वो तो सनलाइट को ट्रेस करेगा। लेकिन दूसरे वाला जो था उसके लिए तो शाम हो रही होगी, उसके लिए तो शाम हो रही होगी, तो वो कहाँ जा रहा होगा, जहां उसको सनलाइट राइज करते समय जाना चाहिए वो वहां जा रहा होगा, वो यहां भागेगा सुबह। कौन सा? सी वाला, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि सुबह हो रही है शाम को। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसको ये लग रहा होगा कि सुबह हो रही है शाम को, तो उस डायरेक्शन में भागेगा, इधर सन भागेगा। समझ में आ रही है बात? बस इसमें इतनी ट्रिक थी। तो यहां से मैंने क्या सीखा
कि जो मेरा बर्ड नॉर्मल वाला है एन वाला, वो तो कहाँ जाएगा, वो तो वेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, वो तो वेस्ट की तरफ जाएगा सुबह 6 बजे, ठीक है। और जो दूसरे वाला होगा, ठीक है, तो वो तो वेस्ट की तरफ जाएगा नॉर्मल वाला तो, और जो सी वाला होगा वो कहाँ जाएगा, वो ईस्ट की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि उसके लिए तो शाम हो रही होगी ना, उसके लिए तो शाम हो रही होगी। अरे भाई, जो नॉर्मल बर्ड होगा वो वेस्ट को जाएगा ना, क्योंकि जब 6 बज रहे होंगे, जब 6 बज रहे होंगे, क्योंकि हमने अब अल्टर कर दिया ना, तो जब शाम के 6 बज रहे होंगे बॉस, उस समय एक्चुअली में सनराइज हो रहा होगा ना, उस समय सनराइज हो रहा होगा। और उसको कहां से लगेगा कि वेस्ट से हो रहा है? मैंने क्या कहा, वेस्ट एम? दोबारा देखो यार, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो इसको, बेकार। देखो, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सन जो है, अगर नॉर्मल चीज होती है तो सन यहां से निकलता है, ठीक है, और सनसेट के समय सन यहाँ पहुंच जाता है वेस्ट में, ठीक है ना। तो भाई नॉर्मल बर्ड भी तो इसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, नॉर्मल बर्ड भी तो इसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। वो क्या कह रहा है, अगर उसको हम सुबह छोड़ देते हैं 6 बजे लाके 30 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट ऑफ देयर होम, तो 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम कहने का मतलब क्या है कि इस साइड छोड़ रहे हो आप बर्ड को, इस साइड आप छोड़ रहे हो बर्ड को, ठीक है। अगर मैं सेंटर से चलूं नॉर्मल बर्ड को, तो नॉर्मल बर्ड कहाँ भागेगा शाम को, यहाँ भागेगा नहीं भागेगा? नॉर्मल बर्ड कहाँ भागेगा? ईस्ट ऑफ देयर होम है ना, यहाँ से, इसके यहाँ से आप कहाँ है, ईस्ट ऑफ देयर होम, 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम। तो नॉर्मल बर्ड शाम को कहाँ भागेगा, वेस्ट की साइड। नॉर्मल बर्ड जो है वेस्ट की साइड भागेगा, उसको वापस जाना है। भाई नॉर्मल बर्ड तो वहां भागेगा ना जहां वेस्ट की साइड जाएगा ना, क्योंकि सुबह वो ईस्ट पे अट्रैक्टेड हुआ होगा। मान लो यहां से चला होगा तो सुबह तो वो ईस्ट पे अट्रैक्ट होगा नॉर्मल बर्ड, नॉर्मल वो पहले ईस्ट पे अट्रैक्ट होगा 30 किलोमीटर, और फिर इधर भागेगा, तो वेस्ट पे भागा ना। और अगर नॉर्मल बर्ड वेस्ट को फ्लाई करेगा, तो जो जिसका रिदम हमने चेंज किया है वो कहाँ फ्लाई करेगा, चेंज वाला फ्लाई करेगा ईस्ट को, उसका उल्टा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, क्योंकि हमने 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ देयर होम ही छोड़ा था उनको सुबह। क्लियर है सबको? चलो अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़े कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चन ना, इनको थोड़ा सा आपको रीड अच्छे से करना है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ लो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से पढ़ लो। क्या कहता है, demographics to stochasticity introduce random variation in population growth because, कि जो आपकी डिमोग्राफिक मतलब जो अलग अलग पॉपुलेशन जाती है रहती है, ठीक है, डिमोग्राफिक्स इसको बोलते हैं स्टोकेस्टिसिटी, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ी बातें सुनो। जो आपकी डिमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी होती है, ये क्या क्या चीज, क्या है ये, क्या मैटर है, इसको पहले देखो जरा, थोड़ा समझो इसको। ये जो डिमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी है, ये क्या मैटर है पहले देखो, ठीक है। ये मैटर क्या है, जो डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी होती है, इट डिस्क्राइब द रैंडम फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन साइज। ये किसको डिस्क्राइब करता है, रैंडम फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन, रैंडम फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन। एक बात तो ये हुई, पॉपुलेशन साइज, वो भी कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज अ डिस्क्रीट एंड प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट, कि किसी भी इंसान का जीना और मरना जो है, ठीक है, वो एक तरह का डिस्क्रीट इवेंट है, और वो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डेथ एंड बर्थ इज अ प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट, प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट। जैसे मान लो कि कोई किसी भी कारण से मर सकता है और किसी भी कारण से कोई जिंदा रह सकता है, बहुत से लोग कोविड में मर गए, बहुत से जिंदा रहे, ठीक है। डिस्क्रीट एंड प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है। अब इससे क्या होगा, जो ये आपकी डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी है, इट कॉज रैंडम फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। स्टोकेस्टिक का बेसिकली मीन क्या है, ये जो वर्ड है स्टोकेस्टिक, इसका मीन होता है रैंडम,
बाय चांस, इसका मीनिंग ये होता है रैंडम बाय चांस, किसी प्रोबेबिलिटी से कोई इवेंट हो सकता है, तो रैंडम बाय चांस है। तो अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, कहता है डेमोग्राफिक स्टोचैस्टिसिटी इंट्रोड्यूस रैंडम वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज, क्यों इंट्रोड्यूस करती है रैंडम ग्रोथ, अगर आपको याद हो तो क्यों, क्योंकि पर कैपिटा बर्थ रेट इज पॉपुलेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। ये है क्या रीजन? नहीं, पहले शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को। पहला कहता है चेंजिंग वेदर कंडीशन फ्रॉम ईयर टू ईयर कैन रिजल्ट इन गुड एंड बैड ईयर्स फॉर रिप्रोडक्शन। ये तो गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वेदर बेस नहीं है, क्योंकि बर्थ और डेथ जो है वो एक रैंडम इवेंट है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कहता है द डिस्क्रीट नेचर ऑफ बर्थ एंड डेथ इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इन पॉपुलेशन पैरामीटर। ये बिल्कुल ठीक है, स्टोकेस्टिसिटी इसी पे तो बेस है कि जो बर्थ है और डेथ है वो एक रैंडम प्रोसेस है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या कहता है, पर कैपिटा बर्थ रेट इन द पॉपुलेशन डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो गलत है, अगर पर कैपिटा बर्थ रेट डिक्रीज करेगी तो इंक्रीज कैसे हो सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी तो डिक्रीज ही करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा ना। ठीक है, इसको काटा मारो। कहता है ऑफ प्रिडिक्टेबल टाइम लैक्स बिटवीन चेंज इन पॉपुलेशन साइज एंड रिप्रोडक्शन। ये भी गलत है, मुझे क्या पता कि कब रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी और कब टाइम लैग होगा मेरा, और पॉपुलेशन का साइज उससे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। तो खाली एक ऑप्शन है ऐसा बी जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दैट द डिस्क्रीट नेचर ऑफ बर्थ एंड डेथ इंट्रोड्यूस अनसर्टेनिटी इन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ 28 क्वेश्चन सब, जल्दी जल्दी करो भाई, मुझे 44 45 तक पहुंचना है आपके संग आज। 5-7 ही क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, छोड़े तो आज के लिए। ठीक है, वो भी अगर टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक तो खत्म करना ही है, कल का मैंने टारगेट रखा हुआ है 2 दिन पहले का। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट, आर्ग्यूमेंट, कोई दुख तकलीफ, चिंता है यहाँ पे, जल्दी बता दो फटाफट। फिर हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे फटाफट से। देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम से आ चुका है क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। आपने जिसने भी अगर ये गलत कराया तो बहुत बड़ी गलती करी है, ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था कायदे से। ठीक है, ये क्वेश्चन कायदे से गलत नहीं होना चाहिए था, किसी से भी हुआ है, ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ये नेट का भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और गेट में भी ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका। मैं लेट मी टेल यू, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान से देखो। इन आइसलैंड चेन, जो आपकी थ्योरी है, ठीक है, जो थ्योरी है आपकी, है ना, तो इन आइसलैंड चेन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद आइसलैंड एरिया, ये पढ़ा है ना, आइसलैंड बायोज्योग्राफी वाली जो आपने थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद आइसलैंड एरिया अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है s इज इक्वल टू 4.3, ये सबने पढ़ी हुई है आपने, s इज इक्वल टू 4.3 a टू द पावर 0.55। चलो जी, अच्छी बात है, इक्वेशन दी हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है इससे। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। भैया सबको पता है, बच्चे बच्चे को ये ग्राफ 12th क्लास में बना हुआ है इकोलॉजी में, एनसीईआरटी में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। अब जरा आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब स्पीशीज रिचनेस को आप कोरिलेट करते हो एरिया से, तो जनरल इक्वेशन ये है, ध्यान से देख लो, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। s क्या है भाई, वहां पे फटाफट एरो लगा के लिखते चले जाओ, s क्या है, s है आपकी स्पीशीज रिचनेस, ये पढ़ाया भी होगा, ये रिचा मैम ने आपको अच्छे से पढ़ाया है। हाँ तो आप अटेंड मत करो प्रियंका अरोड़ा, क्यों अटेंड करना है इसको, इसमें इकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन अटेंड करने से आपको फायदा ही होगा ना। स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हो। ए क्या है जी आपका, एरिया। सी क्या है, सी है कांस्टेंट, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, और जेड क्या है आपका, जेड क्या है, स्लोप ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्या है, स्लोप ऑफ द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से जाऊं जो मेरे को दी हुई है इसके अंदर, दैट s इज इक्वल टू 4.5 सॉरी 4.3 a टू द पावर 0.55, तो आप फटाफट डेसिफर कर लोगे
कि किसकी वैल्यू क्या है। तो भैया सी की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट की 4.3, स्लोप कितना है 0.55 जेड की वैल्यू। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको, जल्दी बताओ। अब देखो क्या होता है, इसको हम दो तरह से परसीव कर सकते हैं। जब हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, मान लो दो तरह के ग्राफ मैं बना रहा हूं। पहला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूं। पहला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं क्या क्या ले रहा हूँ, जो मेरी एक्स एक्सिस पे है उस पर मैं दिखा रहा हूँ एरिया, उस पर मैं दिखा रहा हूँ एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूँ नंबर ऑफ स्पीशीज रिचनेस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीशीज रिचनेस, जो कि क्या है एस। तो कर्व कैसा आता है गाइस, कर्व आता है ऐसा। क्लियर है क्या इतना? क्या सबको समझ में आ रहा है कि कर्व कैसा आता है उस केस में? समझ में आ रहा है? जब आप इस इक्वेशन को ऐसे रखो, सिर्फ जब आप इस इक्वेशन को कैसे रखो, जब इस इक्वेशन को आप सिर्फ ऐसे रखो, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, तब ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, और वो लॉग की फॉर्म में प्लॉट करते हैं। लॉग की फॉर्म में कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको दोबारा आ सकता है। ये हुआ और ये हुआ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लॉग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और फिर वो ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो मैं लॉग ट्रांसफॉर्म अगर इसको करूं फटाफट से, तो ये मेरी इक्वेशन है, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड टेकिंग लॉग बोथ द साइड। लॉग ले लो बोथ साइड का, ठीक है। तो जब आप इसको लॉग ले लोगे तो क्या आएगा, लॉग s इज इक्वल टू लॉग c प्लस जेड लॉग a। इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब लूंगा एक्सिस दूंगा, तो मैं एक्सिस कैसे लूंगा, यहाँ पे लॉग 10 में क्या लेंगे हम, s की वैल्यू लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज s, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये जाएगा मेरा y एक्सिस पे ये वाली चीज, और x एक्सिस पे क्या आएगा आपका, ये एरिया वाला। तो यहाँ पे x एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, log बेस 10, ठीक है, और एरिया किस में, इन मीटर स्क्वायर। तो जब आप ऐसे प्लॉट करते हैं तब भी इक्वेशन ऐसी आती है, तब थोड़ी सी एक्सिस से शिफ्ट हो जाती है और ये ऐसी आती है इक्वेशन, कभी भी एक्सिस को टच नहीं करती। क्या समझ में आ रही है ये बात? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। क्लियर है? अब देखो, अब वापस जाओ, अब वापस जाते हैं ऑप्शंस पे। अब तुम खुद ही आंसर दे दोगे। ये चार ग्राफ मैं दे रहा हूं और मैं पहले वाले पैटर्न से ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मैं एस और ए ले रहा हूं, मैंने लॉग नहीं लिया हुआ देखो किसी का भी। जो मेरी वाई एक्सिस है उस पे एस है और जो एक्स एक्सिस है उस पे ए है, मैंने लॉग तो नहीं लिया हुआ। तो कौन सा पैटर्न होगा इसमें, जल्दी बताओ। चारों ऑप्शन में कौन सा पैटर्न होगा जो मैच कर रहा है हमारा? अरे जल्दी बोलो, कौन सा पैटर्न मैच करेगा, अभी बना के आए हैं। अब ऑप्शन में से भी नहीं पहचान पा रहे। फोर्थ कैसे हो जाएगा दीपक सोनी, फोर्थ कैसे हो जाएगा? बी होगा, बिल्कुल सही बोला है रिताम्बरा ने। फोर्थ कैसे हो जाएगा, फोर्थ कहां से स्टार्ट कर रहा है? हाँ बी होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, खत्म हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऐसा बनेगा शेप, ठीक है, ऐसा बनेगा शेप। इसी में तो मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशन होती है, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपको, एलन के हैंडआउट में भी दिया है, पढ़ाया भी आपको रिचा भारद्वाज मैम ने, ठीक है। क्लियर है सबको ये? और ये पहले भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ये क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाग के, अगर ये ठीक है तो। यहां तक क्लियर है सबको, 29 तक? जल्दी बोलो यार, आज मेरा टारगेट जो है 40-44 का है। तुम टारगेट को डिफीट मत करवाओ, मैं चाह रहा हूँ कि 10 तारीख तक फ्री कर दे तुम्हें। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मैं कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, कोई भी ऐसे नहीं है हबड़ा दबड़ी में, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। मुझे ऐसे नहीं है कि उसमें कोई मेरे को कोई टाइम की लायबिलिटी है कि खत्म ही करना है, नहीं ऐसा नहीं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ भैया। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ही आप करेक्ट कर लोगे इसको। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता है अ रिसर्चर मेजर द अबंडेंस ऑफ ए ट्री स्पीशीज इन 10 प्लॉट्स
ईच ऑफ 2 हैबिटेट, 2 हैबिटेट है मेरे और हर किसी में 10 प्लॉट है, ठीक है, और उसमें अबंडेंस मेजर कर रहा है। शी टेस्ट फॉर डिफरेंसेस इन अबंडेंस बिटवीन द 2 हैबिटेट यूजिंग अनोवा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे हैं हम, 2 क्लासेस है मेरी, ठीक है। द रिजल्ट फ्रॉम द एनोवा आर एज फॉलोज। तो मीन अबंडेंस हैबिटेट इतना दे दिया जी, ए 30 है ए का, और मीन अबंडेंस ऑफ हैबिटेट बी 50 ट्री है। एफ स्टेटिस्टिक्स, अब देखो जब भी आप इनोवा के अंदर ऐसे एफ रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जब एफ रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखना, एफ रेशियो बेसिकली क्या होता है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। और रेशियो ये रहता क्या है, जो आपका लार्ज वेरिएंस होगा डिवाइड बाय स्मॉल वेरिएंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें अगर हम रेशियो आप ले रहे हैं इसका और इसका रेशियो, और जो बगल में दी हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 and 18, ठीक है, तो जनरली हम क्या लेते हैं कि जो हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको ऊपर लेते हैं, ये आपको करवाया भी होगा। तो एफ रेशियो ये भी होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई का वैल्यू जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लो का वैल्यू जो है, ठीक है ना। तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया, मैंने कराया और मेरा पी वैल्यू आया इतना, ठीक है, पी वैल्यू मेरी 0.02 आ रही है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है, 0.02 जो है बहुत ही कम है। अब आपसे कहता है कि आपने इस डाटा से क्या डेसिफर किया, ठीक है ना, आपने इस डाटा से क्या डेसिफर किया, ठीक है। तो इसमें तो बस आप स्टेटमेंट पढ़ो और करेक्ट कर दो। स्टेटमेंट क्या पढ़नी है, फटाफट पढ़ो। रिपीटिंग दिस स्टडी 100 times will provide a result of no difference in abundance between the two habitats with the probability। ये तो गलत है, ये तो पी वैल्यू का मीनिंग ही नहीं हुआ जो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि इसमें तो ऊपर दिया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन है ऑलरेडी। तो 100 टाइम्स रिपीट, देयर इज अ 2% चांस ऑफ द अबंडेंस डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो मीनिंग नहीं होता, परसेंटेज वैल्यू तो नहीं होती पी वैल्यू। सी पे जाओ फटाफट, सी पे जाओ, सी क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एफ स्टैटिस्टिक्स विद द वैल्यू ऑफ 6.04, ये तो दी हुई है, ठीक है, और ग्रेटर फॉल्स विद इन एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 to 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0.02, ये बिल्कुल सही है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एफ स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो 6.04 आई है या ग्रेटर, दैट विल फॉल विद इन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 to 18 डिग्री, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.02, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही है सबको ये बात? आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट जो है अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आंसर तक पहुंचोगे ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है? तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स विद द वैल्यू ऑफ 6.04 इज ग्रेटर फॉल्स विद इन द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 to 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0.02, उसकी जो पी वैल्यू है वो इतनी है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। चलो जी, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 31।